हाँ, आप सभी को दोस्तों मेरा नमस्कार। प्रेमजीत जी, आपका स्वागत है जी यूनिवर्सल लाइफ नमस्कार जी। मैनेजमेंट के इस मंच पे। जी, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि इच्छाओं का महत्व क्या है, हम इच्छा क्यों करते हैं और इच्छा का जीवन में ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमने डिटेल में चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जो है वो कितने प्रकार का, और आपने जो ये प्रस्तावित संपूर्ण समाधान जो दिया है, मॉडल दिया है, इसमें ये सभी प्रकार के मनुष्यों के हिसाब का मॉडल है कि नहीं, इसको भी हम साथ साथ जांचते परखते। तो इस बात को आज कंटिन्यू करते हैं कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। जी, जैसा कि आप सब अनुभव करते ही होंगे कि बाहर विभिन्न प्रकार के लोग हैं। एक ही स्थिति में एक ही चीज के लिए अलग-अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं, अलग-अलग ढंग से उसमें व्यवहार करते हैं। इवन आप चाहे बच्चों को हम्म। देख लें, कोई भी एज के अ, आदमी को देख लें, चाहे छोटे-छोटे बच्चों को देख लें, उनमें भी आप कई सारे डिफरेंस पाओगे। जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, वो डिफरेंस और स्पष्ट होते चले जाते हैं, वो जो अंतर हैं। और बड़े होके तो ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक ही अंतर होते हैं, माने रूप में, रंग में, फीचर्स में, आंख आंख नाक कान। ऐसा नहीं है कि केवल शरीर में ही अंतर होते हैं, बल्कि उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं, जो अंतःकरण है, वहां पर भी अंतर रहते हैं। हम्म। तो इस तरह से अगर हम समझने की दृष्टि से देखें तो आदमी को मोटे मोटे चार तौर पे हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं कि भाई ये चार तरह से हम उसको समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। बाकी तो उसको आप जितना बारीकी में जाएंगे उतने ज्यादा प्रकार के होते जाएंगे। पर चूंकि एक ढंग होता है कोई चीज समझने का, एकेडमिक वे होता है कि उसमें पहले थोड़ा क्लासिफाइड किया जाता है, फिर उसका और क्लासिफाइड, फिर और क्लासिफाइड, फिर और क्लासिफाइड। ऐसे एक तरीका होता है कोई भी चीज को हम्म। समझने का। तो ऐसे ही मनुष्य को भी समझने का है, तो इनको हम मोटे मोटे तौर पे चार तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जो, मतलब ये तब की बात है जब सबको बराबर एजुकेशन या बराबर सारी चीजें मिल रही हों, तब तब भी की भी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी तो और दूसरे अंतर भी पड़ते हैं, मतलब बाहर के भी कई सारी सारी चीजें हैं जो आदमी में वो उन अंतरों को थोड़ा बिगाड़ देती हैं, या कुछ समझ में नहीं आता कि ये आदमी ऐसा है कि वैसा है। तो उसको हम बाद में समझेंगे ऐसा क्यों है। अगर हर बच्चे को सब चीजें उनके हिसाब से मिले जो उनको चाहिए, तो भी वो चार तरह का आपको दिखेगा। एक ऐसा बच्चा अच्छा। होगा कि जिसका शरीर का तो डेवलपमेंट होगा, चूंकि खाने पीने से खेलने कूदने से शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो उसके शरीर का तो डेवलपमेंट होगा, मगर उसको कोई पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी लेवल की रुचि होती है। तो माने उसको हम्म। बोलेंगे कि उसका शरीर का विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास नहीं होता। राइट। तो तो ऐसे ऐसे मनुष्य को हम लोग बोल सकते हैं कि वो शारीरिक स्तर का आदमी है, शारीरिक स्तर का मनुष्य है। ये एक प्रकार हो गया। फिर देखेंगे कि एक दूसरे तरह का आदमी होता है कि वो पढ़ाई में ठीक ठाक रुचि रखता है, हम्म। पढ़ाई के जो विषय है उनमें ठीक ठाक रुचि रखता है, उसको उसमें मजा भी आता है ठीक ठाक। तो और उसका शरीर का डेवलपमेंट तो होता ही है, वो तो कॉमन है, वो तो सभी का होता है, अच्छा खान पान रहन सहन सबसे। तो उसके शरीर के डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा मानसिक विकास भी होता है, वो चीजों को उस आदमी की बजाय थोड़ा ज्यादा समझता है, ज्यादा विषयों को समझता है, हम्म। वैसी इच्छाएं भी करता है ना। उसका सारी जो उसकी अभिव्यक्ति है, सारा जो उसका व्यक्तित्व है, वो थोड़ा मनस ओरिएंटेड होता है, माने विषयों का ओरिएंटेड होता है। विषयों में बहुत वो थोड़ा रहता है, थोड़ा चाट पकौड़ी जैसी ज्यादा खाएगा, और जल्दी जल्दी विषयों को स्विच करेगा, बहुत जल्दी तेजी से। जो हम्म। शारीरिक लेवल का आदमी है वो विषयों को, उसके एक तो विषयों की संख्या भी कम होती है, मोटी मोटी होती है, और बहुत जल्दी स्विच नहीं करता है। ये अच्छा। मानसिक स्तर का, हाँ, ये मानसिक स्तर का आदमी विषयों को बहुत जल्दी स्विच करता है, मतलब जल्दी बदलाहट चाहिए हम्म। उसको, एक चीज में जल्दी बोर हो जाता है, और उसके विषयों की संख्या भी ज्यादा होती है, माने ज्यादा चीजों को वो भोगना चाहता है। तो ये
ये दूसरे तरह का आदमी हो गया, जिसको हम बोलेंगे कि भाई मानसिक स्तर का आदमी है ना, उसकी बुद्धि थोड़ी डेवलप होती है। फिर एक तीसरे तरह का आदमी रहता है, उसको बोलते हैं भावनात्मक स्तर का। हम्म। भावनात्मक का मतलब रहता है कि वो जीवों पर ज्यादा ध्यान देता है, जीवों के कंफर्ट के लिए ज्यादा ध्यान देता है। मतलब हम्म। दूसरे दूसरे लोगों को जो सुख दुख होता है वो इसको महसूस होता है, उनको देखकर, उनकी उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर, उनकी एक्टिविटी को देखकर उसे ये बात जोर से अनुभव होती है कि वो आदमी सामने वाला दुख में है कि सुख में है, किसमें है, ऐसा उसे अनुभव होता है। उसकी ऐसी समझ होती है, इतना वो ग्रहणशील होता है इस मामले में। जैसे जो शारीरिक लेवल का आदमी है वो अपने बारे में बस सोचता है कि उसको भूख लगी तो खाना खाता है, उसको कुछ करना है तो कर लेता है, मतलब वो अपने सुख और दुख के बारे में ही ज्यादा लगा रहता है। मानसिक स्तर का जो आदमी है वो अपने परिवार तक रहता है, उससे जो दो चार लोग जुड़े होते हैं, उसकी बीवी है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या भाई बहन है या माँ बाप है, ये या और थोड़ा दूर जाओ तो दादा दादी है, बस वहां तक वो सोचता विचारता है, उनके सुख दुख उनको जो है अच्छे या बुरे लगते हैं। तो हम्म। ऐसे ऐसे ही जो इमोशनल लेवल का आदमी है तो उसके शरीर का विकास होता है अच्छा खासा, उसके जो बौद्धिक और मानसिक विकास है वो इस मानसिक वाले आदमी से और ज्यादा होता है। मतलब इसको अगर आप चार टुकड़ों में बांट दें, ये जो मानसिक विकास है, तो जो शारीरिक लेवल का आदमी है वो समझो 25% तक उसका विकास रहता है मानसिक। जो मानसिक लेवल का हम्म। आदमी है उसका 50% तक विकास होता है। जो ये भावनात्मक अच्छा। आदमी है इसका 75% तक विकास होता है। और अब जो हम एक चौथा आदमी बताएंगे, वो सारे ही विषयों को 100% समझता है। मतलब उसकी जो गति है बौद्धिक मानसिक, वो हर एक विषयों को समझने की, जिस भी विषय में वो जाता है उसको वो 100% गहराई से समझता है, वो सारी बात समझता है, उसका संदर्भ भी समझता है, उसके साइड इफेक्ट भी समझता है, उसका इधर उधर सब जो भी कुछ उसके बारे में होता है वो सब कुछ उसको समझ में आता है। इसके नीचे जितने भी चले जाएंगे उनको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता जाता है, अच्छा। उनको बताने पर भी। तो ये अंतर रहते हैं। तो भावनात्मक का मतलब हो गया कि वो आदमी जो थोड़ा जहां तक उसके समाज की दृष्टि रहती है, जहां तक वो समाज से जुड़ा रहता है कोई भी तरह से, तो वहां तक के लोगों का सुख दुख उसको फर्क डालता है, उसको वो अ, माने उसके लिए वो मायने रखता है। अगर हम्म। उसके आसपास हम्म। दूर दूर तक लोग अगर कहीं दुखी हैं तो वो दुखी होता है, अगर वो सब सुखी हैं तो उसे रोमांच होता है, उसे मजा आता है उसमें सुन के, उसको अच्छा लगता है, उसका सुख बढ़ता है उससे। तो ये ऐसे करके आप देख सकते हैं कि शारीरिक आदमी जो है शारीरिक लेवल का, उसको अपना ही सुख और दुख, सुख दुख होता है बस। उसकी पत्नी दुखी है, उसके बच्चे दुखी हैं या उसके माँ बाप दुखी हैं, उसे कुछ बहुत पता चलता नहीं, वो इतना सेंसिटिव होता नहीं इनके लिए, उसमें उस तरह की सेंसिटिविटी होती नहीं, हम्म। उसे बस अच्छा। खुद को, हाँ, और उसके अपने भी जो सुख दुख होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, उसको ऐसे मान सम्मान जैसा कुछ पता चलता नहीं है। उसे आप चार गालियां दे के निकल जाओ, उसे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, मतलब उसे वो सीरियसली लेता नहीं, उसको उसका मतलब पता नहीं चलता कि अच्छा मान कम करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई तो नुकसान होता नहीं उसको क्योंकि जितना उसे चाहिए हम्म। उसमें मान हम्म। सम्मान से या अपमान से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, तो वो इन चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। मोटा मोटा देखने में ऐसा लगेगा आजकल, जैसा सोचें कि बड़ा कोई समाधिस्थ आदमी है भाई, कोई मान अपमान से परे है, ऐसा करके लगता है, तो वो शारीरिक स्तर का आदमी होता अच्छा। है। हाँ, इसमें और वो जो चेतनात्मक आदमी होता है उसमें एक बाहर से देखने में व्यवहार में कुछ एक सिमिलरिटी लगती है कुछ एक चीजों में, पर उसकी वजह अलग अलग होती है। तो अब ये जो मानसिक स्तर का आदमी होता है, इसको पूरे फैमिली की इज्जत मान सम्मान पे इससे इसको फर्क पड़ता है, थोड़ा ज्यादा हम्म। फर्क पड़ता है उसकी हम्म। बजाय, बहुत ज्यादा नहीं, माने फैमिली से बाहर नहीं फर्क पड़ता पर फैमिली वाली चीजों में फर्क पड़ता है। तो वो उसको थोड़ा सीरियसली लेता है, थोड़ा उस चीज को रिएक्ट करता है, जल्दी रिएक्ट करता है।
इमोशनल लेवल का जो आदमी है, भावनात्मक लेवल का, उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसको इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। हम्म, इज्जत का मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो जो बोलेगा उसको अधिकतम करने की कोशिश करेगा, वो जैसा बोलता है वैसा करता है। इनमें बाकी में नहीं है, नीचे जो शारीरिक लेवल का है, वो जितनी बार बोलेगा ज्यादा चांस है कि वो बहुत बार नहीं करेगा उसे। मतलब अगर उसको लगेगा कि कोई उसको पर्सनली कोई कोई दिक्कत है या कोई नुकसान है, नहीं करेगा। फैमिली वाला जो है वो कुछ हद तक मेंटेन करेगा, उससे ज्यादा। और इमोशनल लेवल के जैसा मेंटेन नहीं करेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मैंने उसको बोला था कल वहां 4 बजे जाना है, तो 4 बजे ही पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। 4 बजे बोला तो 4 बजे ही पहुंचूंगा। तो वो पूरा प्रयास करता है। जो भावनात्मक वाला है, जो मानसिक स्थिति का है, वो मध्यम प्रयास करता है, पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो 5, 10, 20 मिनट लेट ही रहता है। इस तरह के इन पर्सनैलिटीज में अंतर रहते हैं। फिर इसके बाद रहती है एक चौथी, चेतनात्मक लेवल की पर्सनैलिटी। चेतनात्मक व्यक्ति जो है वो संदर्भ से सारा अभिव्यक्त करता है, अपनी सारा व्यवहार, अपनी सारी अभिव्यक्ति वो संदर्भ के हिसाब से देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सुखी होना। तो एज सच वो कोई नियमावली बना के नहीं चलता। ये बाकी के जो 3 लोग हैं ये नियमावली बना के चलते हैं, क्योंकि इन्हें संदर्भ बहुत समझ नहीं आता है। जो स्थिति परिस्थिति का संदर्भ है, जो जीवन का संदर्भ है, जो उस समय का हिसाब किताब उसका संदर्भ है, वो इन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए इनके लिए नियम होते हैं। और वो अगर उस समय के संदर्भ के हिसाब से हैं तो वो इनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि ये सब उतना चिंतन मनन नहीं कर सकते हमेशा हर बार के, उस आधार से वो उसमें निर्णय ले। ये जो चेतनात्मक लेवल के लोग होते हैं ये संदर्भात्मक होते हैं, संदर्भ के हिसाब से निर्णय लेते हैं। इसलिए कोई नियम कानून को कोई बहुत उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है तो फॉलो करते नजर आते हैं, ठीक नहीं है तो वो चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो मानसिक बौद्धिक भावनात्मक प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी होता है। तो सेम टाइम में, करंट टाइम में, माने वर्तमान में ही वो अपना सारा का सारा प्रोसेस कर लेते हैं, और उन्हें कोई नियमों के हिसाब से कि हम ये नियम के हिसाब से चलें या वो चलें, ऐसा करके उनके दिमाग में नहीं रहता। उनके लिए वो कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो 3 लोग रहते हैं उनके लिए ये रहता है कि उनके लिए नियम बना दिए जाते हैं और वो उन्हीं नियमों के हिसाब से ज्यादातर अभिव्यक्ति देते हैं। और ये बात चेतनात्मक लेवल के लोग हमेशा देखते रहते हैं कि कौन सा नियम बदलने योग्य है उस समय या क्या है, तो वो उस आधार से वो बदलते रहते हैं, ताकि लोगों के लिए सहूलियत बनी रहती है उस तरह की। और जब ये कभी स्थिति अल्टीमेट स्थिति में पहुंच जाएगी तो फिर नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो जो चेतनात्मक लेवल के लोग हैं वो चीजों को संदर्भों से देखते हैं। संदर्भ का मतलब समझिए, मान मीनिंग से देखते हैं, अर्थ से कॉन्टेक्स्ट देखते से, हैं हाँ। जी। हाँ, कॉन्टेक्ट से देखते हैं, जीवन के अर्थ से देखते हैं। तो हम्म, और वो किन्हीं विषयों पर लंबे टिक सकते हैं, ये भी उनमें है। जैसे मैंने बताया, पहले वाला जो है वो विषयों को बहुत जल्दी चेंज नहीं करता, है ना। और ये हम्म, चेतनात्मक वाला भी विषयों को जल्दी चेंज नहीं करता। बाहर से दोनों ऐसे दिखाई पड़ते हैं, मगर दोनों के रीजन अलग अलग हैं। दोनों के जो कॉज हैं चेंज ना करने के, वो अलग अलग हैं। इसे इच्छा ही नहीं होती है ज्यादा, इसकी इच्छा में बहुत ज्यादा हम्म, वैरायटी नहीं होती है। बहुत थोड़ी ही चीजों में वही वही हम्म, गोल गोल घूमते रहते हैं उसकी। और वो जो है उसे चूंकि रिसर्च करना होता है तो वो एक चीज पर उसे लंबे टिकना होता है, तो उसे उन चीजों पे लंबे टिकने में मजा आता है, और वो रिसर्च के लिए हम्म, टिकता है। तो वो हो गया। दूसरा कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेल बिहेवियर होता है, और उसकी इच्छाएं सटीक टाइप की होती है। मतलब वो दूसरों के साथ बहुत आराम से एडजस्ट करता है, तो उसके हम्म, रिश्ते भी लंबे चलते हैं किन्हीं के भी साथ में। उसके जो अच्छा। संबंध है वो ज्यादा लंबे चलते हैं। एक ही समय में बहुत सारे लोगों के साथ उनके लंबे संबंध हो सकते हैं।
शारीरिक लेवल के संबंध तो लंबे होते हैं, लेकिन वो जिसके साथ है उसी के साथ है। वहां बहुत सारे लोगों के साथ उसके संबंध नहीं होते। ये थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं अच्छा, जो। तो प्रेमजीत जी मतलब आ, जी आ, अभी पहले आपने जो क्लास की, एक तो शारीरिक स्तर पे फिजिकल लेवल हो गया, जी। एक मानसिक स्तर पे मेंटल, एक भावनात्मक जो कि इमोशनल लेवल हो गया, और एक चेतनात्मक चेतनात्मक। जो कि कॉन्शियस लेवल। ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपने दिया है कि इन्हीं जी इन्हीं चारों में से एक कैटेगरी में इंसान फॉल इन। तो यहाँ दो क्वेश्चन आता है, एक कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये बाय बर्थ ही होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, और साथ में क्या वो ट्रांजिट भी करता है एक से दूसरे में तीसरे में, अगर मतलब गिवन सिचुएशंस अगर उसके लिए चेंज होती है तो क्या संभावना रहती है उसके ट्रांजिशन। ये दो क्वेश्चंस भी हम समझेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो ये बाई बर्थ ही रहता है सब। अब बाई बर्थ ही आपको कोई एक लेवल मिलता है, प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से, और बाद में उसमें डेवलपमेंट होता है। तो हम्म। लेकिन वो डेवलपमेंट ऐसा करके नहीं होता कि कोई बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसे करके नहीं होता। ट्रांसिडेंट इसको इसलिए बोल सकते हैं, मतलब उसमें ट्रांजिशन फेज आते हैं इस तरह से कि मान लिया कोई शारीरिक लेवल पे 0% पर है, तो वो हम्म। डेवलप होके 25 पे 50% तक उसका डेवलपमेंट होगा। तो माने अच्छा। वो रहेगा तो शारीरिक अवस्था का ही, मगर 0 से 50 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम्म। अब लेकिन कोई 50 पर है तो वो 100 पर पहुंच जाएगा। कोई 55% पर है तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो 105 पर पहुंच जाएगा। माने वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसिडेंट कर जाएगा, माने वो शारीरिक लेवल से मानसिक लेवल में उसका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके ट्रांसिडेंट होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। हम्म। क्योंकि ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। जी। तो मान लिया कोई किसी को, कोई बचपन से उसका जन्म हुआ है और मान लिया कि वो भावनात्मक स्तर में 50% के ऊपर उसका जन्म हुआ, तो वो जो एजुकेशन और उस सबसे बढ़िया स्थिति से गुजरेगा, तो उसकी संभावना है कि वो चेतनात्मक स्तर पे कोई उम्र में ट्रांजिशन करेगा। हम्म। राइट। और अगर 50% से अगर नीचे उसका है, इंटरेस्ट है, हाँ अगर वो तो उसका है ही। हाँ, इंटरेस्ट है इंटरेस्ट। और उसको उस हिसाब से रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं हुए तो। हाँ, हुए तो। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए क्या स्थिति परिस्थितियां मिलती हैं, उनका भी मिलता है। मान लिया कोई भावनात्मक स्तर में पैदा हुआ और यहाँ उसको मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का और कुछ भी करने का, तो वो खाली दैनंदिन जीवन से जो कुछ सीख समझ सकता है उतना ही सीख समझेगा। उसमें कोई बहुत डेवलपमेंट के चांस नहीं बचेंगे। जो जिस लेवल पे जन्म लिया होगा, मान लिया 50% पे लिया जन्म, तो मुश्किल से 60-65 तक पहुंचेगा विपरीत परिस्थितियों में, है ना, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई राइट। एजुकेशन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, इस तरह का कुछ हो गया। तो इसलिए हम्म। बाहर की जो व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा अंतर है ना। एक तो ये हो गया। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो क्या ये बाई बर्थ होता है, हाँ ये बाई बर्थ ही रहता है। आपको कोई एक कॉम्बिनेशन मिलता है, आपके माता पिता हम्म। जब सेक्स करते हैं तो उसमें जो संभावित बहुत सारे जो संभावनाएं रहती है, उनमें से कोई एक संभावना आपको मिलती है ना भाई। जितनी संभावना है उसी में से कोई संभावना आपको मिलेगी ना, कोई एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो मान लिया अगर लाख, राइट। 1 लाख तरह की संभावनाएं हैं, तो 1 लाख में से कोई एक संभावना आपको मिलेगी शारीरिक लेवल की। 100 में से मतलब अगर 1 लाख को हम 4 उसमें बांट दें, माने 25,000 संभावनाएं शारीरिक लेवल की, 25,000 संभावनाएं मानसिक लेवल की, 25,000 संभावनाएं भावनात्मक लेवल की, और 25,000 संभावनाएं चेतनात्मक लेवल की। ऐसे करके हम मान लें उसको, उतना बारीक बारीक में कर देते। हम्म। तो इनमें से ही कोई एक प्रकार का शरीर आपको मिलेगा, माने कोई एक संभावना ही आएगी ना, बाकी सब संभावना तो हट जाएंगी। कोई एक संभावना बिल्कुल। अभिव्यक्त होगी, तो वो कोई भी हो सकती है। वो शारीरिक लेवल की हो सकती है और चेतनात्मक लेवल तक कोई भी हो सकती है। तो जो भी आपको संभावना मिलेगी, माने जो शरीर मिलेगा, तो वो शरीर के रूप में आपने जन्म लिया। अब बाहर की स्थिति परिस्थिति व्यवस्था कैसी है, वो आपको उसमें उतना डेवलपमेंट
देने का स्पेस देगी, देने का पूरा प्लेटफॉर्म देगी। तो अब आप उसमें अपनी हम्म, इच्छा रुचि इस हिसाब से जितना डेवलपमेंट कर पाते हैं आप कर पाएंगे। ये आपके उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब हो गए। लेकिन जी। ये कोई महत्व, हाँ, लेकिन ये कोई महत्व की बात नहीं है। आप कोई भी लेवल से पैदा होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिले, हर कॉम्बिनेशन का एक ही एम रहता है कि वो अपने उस फ्रेम में सुखी होना चाहता है। माने उस फ्रेम में उसको जो इच्छाएं होंगी वो इच्छाएं पूर्ति होती रहें तो वो सुखी रहता है। बस यही जीवन का उद्देश्य होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो शारीरिक लेवल का है कि मानसिक लेवल का है कि भावनात्मक लेवल का है कि चेतनात्मक लेवल का है। इस लेवल से सुखी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सुखी होने का मतलब ये है कि आपको जो इच्छा पैदा हुई वो पूरी हो गई तो आप सुखी हो गए उस मामले में। और ऐसे ही आपको जो इच्छाएं पैदा होती रहे वो पूरी होती रहे तो आपको सुख आपका लगातार बना रहेगा। वो चाहे आप कोई भी स्तर के हों, कोई भी स्तर के हों, कोई भी उम्र के हों, है ना, कोई भी लिंग के हों। तो हम्म, ये चीज है। अब लेकिन ये जीवन इस प्रकार का डिजाइन है। आप पूरी प्रकृति में देखेंगे तो ये हर चीज आपको एक उसमें मिलती है, एक, एक ऐसे ऑर्डर में मिलती है कि 0 से लेकर 100% तक आपको चीजें मिलती हैं। एक इस तरह से है पूरी पूरी सृष्टि। आप कुछ भी चीज देख लीजिए, वो आपको एक जैसी, बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो एक जैसी नहीं मिलेंगी। जैसे आम के पेड़ सारे ही, चाहे आप एक बगीचे में एक ही जैसा आम का पेड़ लगाइए, माने जैसे कलमी एक ब्रीड होती है, कलमी के पेड़ लगा लीजिए तब भी आपको दो एक जैसे पेड़ नहीं मिलेंगे। वो वेरिएशन आती ही आती है। कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन मिलेगी। किसी के पत्ते बड़े होंगे, छोटे होंगे, कुछ और तरह के होंगे। उनके जो फल भी आएंगे उनमें भी टेस्ट में आपको थोड़े थोड़े अंतर से वो टेस्ट मिलेंगे। हर लेवल पे आपको वो सारा अंतर आएगा। ये क्यों आता है? क्योंकि ये जो नेचर है ये स्टेब्लिश उसी हिसाब से है। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे आप इधर व्हाइट कलर रखो और इधर ब्लैक कलर रखो और उसका ग्रेडियंट बना दो, तो जितना व्हाइट की तरफ जाओगे वो व्हाइट बढ़ता जाएगा, ब्लैक कम होता जाएगा। या ब्लैक की तरफ जाओगे तो व्हाइट कम होता जाएगा और ब्लैक बढ़ता जाएगा। ऐसे करके ही ग्रेडियंट में पूरी की पूरी प्रकृति रहती है। और इसका कारण है कि ऐसा क्यों रहती है, ये ऐसी डिजाइन में क्यों है? क्योंकि जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, वेरिएंट होगा, उतने ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे इस दुनिया में। राइट। हम्म, उतने ज्यादा प्रकार के विषय होंगे, एक ही विषय में उतनी ज्यादा प्रकार की चीजें होंगी। जैसे आम है तो आम ही 500 से भी ज्यादा प्रकार की वैरायटी है, और भी ज्यादा उन्हें हम बना सकते हैं उनमें छोटे छोटे और अंतर करके। तो तो ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी आदमी को मिलेगी उसके उतने ही ज्यादा सुखी होने की संभावना। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कि सुखी हो, उसी के लिए ये सारा आयोजन है पूरा। तो सुखी हो तो उसके लिए जरूरी है कि हर चीज वेरिएंट में हो, हर चीज बहुत सारी वेरिएशन में हो। तो अब उसी लिए आदमी भी उतने वेरिएशन में चाहिए। क्योंकि वो आदमी उतने वेरिएशन होंगे तो आदमी तो ये सारे काम करते हैं ना। क्योंकि काम भी तो हम्म, बहुत सारे वेरिएशन के हैं, खेती से लेके और साइंटिफिक तक। हजारों हम्म, प्रकार के काम है, हजारों लाखों प्रकार के काम है। अगर उसमें आप छोटे छोटे बाइफरगेशन करें तो अब उतने प्रकार के अगर आदमी हमारे पास नहीं होंगे तो इतने प्रकार के काम कौन करेगा? इतने प्रकार के काम नहीं होंगे तो उतने प्रकार के प्रोडक्ट्स पैदा नहीं होंगे। उतने प्रकार के प्रोडक्ट्स पैदा नहीं होंगे, सर्विसेज पैदा नहीं होंगी, तो आदमी उतने प्रकार से सुखी कैसे होगा? बिल्कुल। तो इसलिए ये हम्म, वैरायटी होती है, इसीलिए ये वेरिएशन होती है। और इस वजह से हर वेरिएशन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हम्म। गलती क्या हो गई आदमी से, उतना अज्ञान होने की वजह से, कि उसने इस वेरिएशन का मूल्यांकन कर लिया अलग अलग, हाँ, गलत शास्त्र जैसे की वजह से। जैसे रिक्शा वाला है, उसको हाँ, रिक्शा वाले की सेवा है, उसका काउंट कर मूल्यांकन दिया, आईएएस बहुत ऑफिसर कम है। है। आईएएस ऑफिसर है, उसकी हम्म, सेवा का मूल्यांकन बहुत ज्यादा है। तो अब इससे क्या हुआ? हम्म। इससे ये हो गया कि जो असमानता है समाज में वो फैल गई।
इससे सारी दिक्कतें फैल गई। इससे कहीं बहुत ज्यादा अभाव हो गया, जहां बहुत ज्यादा अभाव हो गया वहां अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि भाई कोई ढंग से तो उन अभावों को पूरा करने का वो आदमी कोशिश करेगा। कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, माने उनकी आवश्यकता से भी ज्यादा हो गई। अब जैसे आप देखते ही हैं कि 73% इनकम भारत में वो 1% की जेब में जा रही है। वो 1% इतना तो खर्च नहीं करता होगा, क्योंकि आदमी कितना खर्च करेगा 24 घंटे में। तो उनके पास खर्चे से भी बेहिसाब ज्यादा है, मतलब लाखों गुना ज्यादा है उनके पास। और यहाँ लाखों गुना कम है जो गरीब आदमी है उसके पास में। तो ये अनियमितता हो जाती है। इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक दुख हैं वो तो पैदा होते ही हैं व्यवस्था से। हम क्योंकि फिर खींचतान होने लगती है, चोरी चपाटी होने लगती है, उससे जो दुख पैदा होते हैं, उससे जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है वो भी पैदा होने लगती है। माने दुख और दुख के ऊपर और दूसरे दुख पैदा होने लगते हैं। फिर हमारे संबंध अच्छे नहीं बनते तो फिर इमोशनल जो भावनात्मक संबंध है वो अच्छे नहीं बनते तो भावनात्मक दुख होने लगते हैं, तो फिर चेतनात्मक दुख होने लगते हैं। तो ऐसे ही शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भावनात्मक दुख और चेतनात्मक दुख, ये चारों प्रकार के दुख पैदा होने लगते हैं, जो कि हम सब नहीं चाहते कि हों। जिस जो हम सब चाहते हैं ये चारों प्रकार के सुख। तो ये चारों प्रकार के सुख तभी हो सकते हैं जब व्यवस्था ठीक हो, अर्थशास्त्र हम ठीक लें, और वो लें समानता वाला। जैसा कि संपूर्ण समाधान में दिया है कि वहां आप किसी भी प्रकार के कर्म का मूल्यांकन ना कीजिए अलग अलग। मूल्यांकन करेंगे तो ये असमानता पैदा। तो तो ये वाली जो गलती कर दी तो उससे ये जो दुख हैं वो शारीरिक से लेके चेतनात्मक स्तर पे सब लोगों को होने लगे और होते आए हैं अब तक। और जब तक इसको हम ये वाली व्यवस्था स्टेब्लिश नहीं होगी समाज में, तब तक ये दुख कंटिन्यू रहेंगे। तो तो मतलब इसलिए इतना हाँ। हाँ, मैं ये कि प्रेम जी आपने जो एक्सप्लेन किया कि जो वेरिएबल ये बाय डिफॉल्ट है, नेचुरल है, जी जी मतलब इतना इंटेलिजेंटली डिजाइंड है, ये पूरी प्रकृति इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है कि आप पेड़ पौधे देखो, फ्रूट्स देखो, जैसे आपने एग्जांपल दिया, ये सारे जी व्यक्तित्व जो हैं, ये सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल लेवल, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो कॉन्शियस लेवल पर हो। लेकिन आज जी जैसे आज के परिवेश में जैसे बातचीत होती है कि तुम किसान के बेटे हो, किसान ही रह जाओगे, देखो वो आईएएस बन गया या वो फलाने डॉक्टर बन गए। मतलब चूंकि चूंकि इवैल्यूएशन हो रहा है, श्रम का भी मूल्यांकन हो रहा है, वस्तुओं का भी मूल्यांकन हो रहा है, और उसके बेसिस पे ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है कि मेरी पर्सनालिटी शायद निम्न स्तर की है और वो कॉन्शियस लेवल का है या वो सामाजिक लेवल का है, तो उसकी पर्सनालिटी उच्च स्तर की है। एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चल ही रहा है। बाकी तो वैल्यूएशन जो चल रहा है वो चल ही रहा है कि फार्मर को कम इनकम होगी, आईएएस ऑफिसर को ज्यादा इनकम होगी, प्लस पर्सनालिटीज का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो निम्न स्तर का है, वो उच्च स्तर का है। हाँ। तो तो जब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये तो हर स्तर पे प्रॉब्लम होगी ना। अब जिनका मूल्यांकन कम होगा तो उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी, जिनका मूल्यांकन ज्यादा होगा तो उन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी, उसी ग्रेडियंट के हिसाब से। जब वो अपने से छोटे के पास जाएगा, व्यवहार करेगा, तो वहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से व्यवहार करेगा और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से रिसीव करेगा। और जब वही आदमी अपने से ज्यादा वैल्यूएशन वाले आदमी के साथ व्यवहार करेगा तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को रिसीव करेगा और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को रिसीव करेगा। और दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो एक दूसरे के बीच में संबंध नहीं बनने देते। संबंध का मतलब ये है समबंध, माने इक्वल इक्वल बॉन्डेशन। बॉन्ड। हाँ, इक्वल बॉन्ड। ये लेकिन इक्वल बॉन्ड तो तब होगा जब दोनों की इक्वल वैल्यूएशन होगी, तो उनके बीच में राइट। संबंध हो ही नहीं पाता है। तो क्या हो पाता है, उन दोनों के बीच में विषम बंध बनता है या या असम बंध होता है। इनइक्वलिटी वाला अ, उनके बीच रिलेशनशिप बनती है, इनइक्वलिटी वाली। तो अब इनइक्वलिटी वाली रिलेशनशिप में सुख तो है नहीं, वहां तो किसी का शोषण हो रहा है और कोई शोषण कर रहा है, ऐसे वाला संबंध है। तो ऐसे वाले संबंध में प्रेम तो नहीं पैदा होगा, विश्वास तो नहीं पैदा होगा, जो जितने भी पॉजिटिव जो भाव हैं जीवन के वो तो नहीं पैदा होंगे, नेगेटिव भाव ही पैदा होंगे सारे। वो सामने से बोलेगा सर और बिल्कुल। पीछे से देगा गाली, या
मुंह से सर बोल रहा होगा और अंदर से गाली दे रहा होगा, है ना? ये दोनों चीज उसमें पैदा हो रही होंगी। बाहर मजबूरी की वजह से सर बोल रहा होगा और अंदर जो है वो गाली दे रहा होगा, तो ऐसा कंट्राडिक्टरी स्वभाव उसका बन जाएगा, क्योंकि रोज रोज ऐसा ही करेगा। कंट्राडिक्टरी उसका व्यक्तित्व बन जाएगा, विरोधाभासी उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो अंदर में ही विरोधाभास होगा, अंदर में ही वो अपना दुश्मन खुद अंदर में होगा, और ये होगा तो कभी ना कभी तो बाहर भी निकलेगा, तो फिर बाहर संबंध एक तो बन ही नहीं रहे, ऊपर से और खराब होंगे, क्योंकि देर सवेर तो सामने वाले को भी पता चलेगा ही। क्योंकि आप जो पीछे गाली दोगे तो किसी जो आपके बराबर में होगा उसको बोलोगे ना, साला बनता है अपने आप को, ऐसे करके जब वो बोलेगा, तो अब ये बात, क्योंकि वो आदमी को पहुंच गई, तो उस आदमी से कभी भी ये बात उस तक पहुंच सकती है, उधर उसको भी दुख होगा। तो एक तो ये ऐसे राइट। कर दुख, एक तो ये ऐसे करके दुख फैल रहा है, ऊपर से जब उसको पता चलेगा तो वो इसको और टॉर्चर करेगा बदला लेने के लिए। क्योंकि अब इन सबको तो नहीं पता ना कि भाई ये सब व्यवस्था के चक्कर में हो रहा है, हमारी किसी की गलती नहीं है। ये तो सब कोई चेतनात्मक लेवल के लोग नहीं है ना कि ये इस बात को समझ सकें कि हम स्थिति परिस्थितियों के की वजह से ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, और ये स्थिति परिस्थितियां व्यवस्था के कारण पैदा हो रही हैं। इन लोगों को तो नहीं ये बात समझ में आती। वो तो ऐसा ही समझते हैं कि ये आदमी खराब है, ये आदमी ठीक है, या ये आदमी इस समय ठीक है और उस समय खराब है, इसने ये बात तो ठीक कही और ये बात तो खराब गलत कही। उस तरह से वो लोग देखते हैं, और फिर ऐसे देखने लगते हैं कि ये आदमी, कोई आदमी खराब है, कोई आदमी अच्छा है, ऐसे करके देखने लगते हैं। तो अब ये जो वेरिएशन आते हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, प्लस वो जिन स्थिति परिस्थितियों में जी रहा है, उन दोनों के मैचिंग से ये बात निकलती है कि कोई थोड़ा ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति देता है समाज में, कोई थोड़ा ज्यादा बुरी अभिव्यक्ति देता है, कोई बहुत अच्छी अभिव्यक्ति देता है, कोई बहुत बुरी अभिव्यक्ति देता है। निर्भर करता है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है और वो किस स्थिति परिस्थिति में है, जो भी व्यवस्था के द्वारा पैदा हुई है। तो इस तरह से हमें वेरिएशन ऑफ तरह के आदमी बाहर से देखने में पता चलते हैं, बुराई से लेके और अच्छाई तक। इसका भी ग्रेडियंट आप बना लें, माने 0% अच्छाई और 100% अच्छाई, या बोले कि इधर 100% बुराई और इधर 100% अच्छाई, और बीच में उनका ग्रेडियंट आपको दिखेगा। राइट। तो इसी उसमें फिर बहुत प्रकार की जैसे व्यवस्था है, तो कई प्रकार की नैतिकताओं को वो उड़ेगी, ये सब करेगी, इन सब के फर्क पड़ते हैं। नैतिकता को समाज में जोर से रखने पर, कोई चीजों को शर्म के दायरे में रखने पर, ऐसा ऐसा करने पे उनके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, क्योंकि वो कोई सही सॉल्यूशन तो है नहीं। इस तरह से सब खिंचा खिंचा सा रहता है, इजी नहीं होता। आदमी जैसा है अंदर से, जैसा वो पैदा हुआ वैसा वो जी नहीं पाता पूरे जीवन। तो ये जो खिंचावट रहती है, ये जो जैसा जीवन उसके अंदर से निकल रहा है, जैसी इच्छा है जीवन जीने की, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो ये एंजाइटी रहती है, ये चिंता रहती है, ये तनाव रहता है। जीवन में कोई मीनिंग नहीं समझ में आता, क्योंकि भाई मीनिंग तो वो था ना कि जो आप जीना चाहते थे वो जीने को मिलता, मीनिंग तो जीवन का वो था, वो तो मिल नहीं रहा है। तो आदमी को लगता है कि यार ये क्या मीनिंगलेस टाइप की जिंदगी है, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस तो हो ही जाएगी कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, जो नहीं चाहते वो मिलता रहता है या वो करना पड़ता है। तो ऐसे आदमी को लगता है कि ये तो लाइफ मीनिंगलेस है, फुल ऑफ अनार्की है। तो इसलिए कई सारे लोग जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो वो इससे निराश हो जाते हैं, लाइफ से निराश हो जाते हैं, और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, या कई जो नशे में जाने लगते हैं, क्योंकि जीवन का मजा आ नहीं रहा, जीवन का अर्थ तो मिल नहीं रहा, जीवन का मीनिंग तो मिल नहीं रहा है। तो अब ये व्यर्थ में जाने लगता है या अनर्थ में जाने लगता है, या तो सुसाइड कर लेगा या तो नशे में जाने लगेगा। नशा भी क्या है, एक प्रकार का सुसाइड ही है नशा। मतलब सुसाइड क्या है, आपको हमेशा के लिए ना कर बेहोश देता होना। है, आपको खत्म कर देता है हमेशा के लिए, बेहोश कर देता है। नशा आपको बेहोशी की हालत में रखता है, यानी कुछ थोड़ा सा बना के रखता है, थोड़ा सा ना करके रखता है। ये होश में होना ही तो जीवन है। आप होश में हैं तो जीवित है, और नहीं है तो जीवित नहीं है। मरे में और जीवित व्यक्ति में कोई और अंतर थोड़ी होता है। मुख्य अंतर तो होश का ही रहता है कि क्या आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं,
क्या आप बाहर से जो पांचों प्रकार के विषय हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं तो जीवित है, हुँ, नहीं कर रहे हैं तो मरे हुए हैं। जितना कम कर रहे हैं उतना मरे हुए हैं, या उतना हुँ। कम जीवित है। जी। हाँ, तो क्या ये यही एक कारण है जैसे एक ही व्यक्ति जो वो अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग बिहेव जहाँ उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, चाहे वो पारिवारिक रिलेशनशिप हो या बाहर हो, जहाँ वो अपना और जहाँ वो अनकंफर्टेबल होता है, जहाँ उसको हम्म, कुछ समझ नहीं आता, उसको अपनी हित की कुछ नहीं लगता या उसको अपना वहाँ कोई प्रॉफिट नज़र वहाँ वो अलग तरीके से बिहेव मतलब रिलेशनशिप्स जो हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाना चाहता है। तो एक ही व्यक्ति का जो परिचय होता है, अलग-अलग होता है। वो कोई कहता है यार बड़ा अच्छा इंसान है, कोई कहता है यार बहुत बढ़िया इंसान है, कोई कहता है अरे एकदम तो क्या ये रीज़न है कि उसका बिहेवियर इतना डिस्टॉर्टेड इसलिए है क्योंकि वो अपने सुख के हिसाब से अलग-अलग जगह अलग-अलग डील कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदमी का तो यही मूल स्वभाव है ना कि वो सुखी रहना चाहता है। तो अब वो इस बात को जानता हो हुँ, नहीं जानता हो, तो अनकॉन्शियसली भी अचेतन रूप से भी वो सुख की तरफ ही गति करता है, उसी हिसाब से हर चीज का वैल्यूएशन करता है स्वाभाविक रूप से कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है तो ये ज्यादा मूल्यवान है, ये मेरे लिए कम कंफर्टेबल है तो ये कम मूल्यवान है, ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है तो ये मेरा शत्रु है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है तो ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। इस तरह से उसके जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करते हैं, माने बनते हैं लोगों के साथ में या चीजों के साथ में। इस तरह से वो उसका सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में चलता है। अब वो कितना किसका पूरा हो पाएगा ये निर्भर करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और व्यवस्था जिसमें वो जी रहा है उस व्यवस्था के द्वारा उसके आसपास कौन सी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण हो गया है। ये इस बात से जो है निकल के आता है कि अब वहां वो कितना इस बात से सेटिस्फाई होगा अपने जीवन में या नहीं हुँ, होगा, या कभी कभी सेटिस्फाई होगा, या ये सब ऐसे निर्भर करता है। हुँ। हाँ, तो मतलब अगर पर्सनैलिटी भावनात्मक स्तर की भी है, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर सके, मतलब उसका इंटेंशन है, लेकिन उसके पास वो तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर पाएगा और वो इससे बड़ा दुखी होगा, और इसके लिए वो कई बार कोशिश भी करेगा, अर्निंग भी करेगा और फिर दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दे भी देगा। इससे उसका अपना घर सफरिंग करेगा, क्योंकि वो आदमी हुँ, समाज ओरिएंटेड होता है। हुँ, तो जब वो आदमी समाज ओरिएंटेड है, वो उसका अपना परिवार सेकंड पायदान पे चला जाता है और खुद तीसरे पायदान पे चला जाता है। तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता खराब परिस्थिति में। ऐसे लोगों के घर परिवार बहुत सुखी नहीं रहते, उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके माता पिता। और हुँ, क्योंकि एक आदमी की कमाई से समाज को कितना कर पाएगा, वहां भी कोई बहुत कुछ बड़ा हो नहीं पाता है। तो कुल मिला के सब हुँ, खिचड़ी जैसी पक जाती है, कहीं कोई सेटिस्फाई जीवन नहीं रहता, उसे थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है औरों की मदद करके, लेकिन फिर अपने घर वालों के लिए क्या करे, फिर अपने खुद के लिए क्या करे, ये दिक्कत खड़ी होती हुँ, हुँ, हुँ। और अगर इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो कि मतलब सब जितना कैटेगरी आपने बताई है, सबका अपना-अपना एक परसेंटेज है। इनको अगर एक सारे रिसोर्सेज़ मिलते हैं, तो ये अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे समाज को, परिवार को जी हाँ या बिल्कुल। रिसर्च वर्क में। अगर इनको वो फैसिलिटीज़ सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो एक नया ही आदमी निकल कर आएगा। मतलब अभी भी देखिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग सामाजिक कार्यों में आगे तत्पर रहते हैं, वो अपने घर में कटौती भी करते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। खराब परिस्थिति में, ऐसी खराब व्यवस्था में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश तो जब व्यवस्था उनको सब कुछ सपोर्टिव होगी, तो वो कितना ही बढ़िया होगा वो। हाँ, अब अभी आप इसमें देखिए, ये जो कोरोना का पेंडेमिक हुआ, इसमें कई लोगों ने अपनी सारी संपत्ति तक जो है वो लोगों की हेल्प में लगा दी। हाँ, अब ये पता नहीं ये खबर कितनी सच है, लेकिन अगर सच है तो इससे हम समझ सकते हैं कि सोनू सूद पता नहीं 100-150 करोड़ के कर्जे में चला गया। उसने कर्जा लेके भी लोगों को वो सब हेल्प किया था, जो एक्टर है सोनू हाँ, सूद। पता नहीं अभी ये हाँ। न्यूज़ कितनी सच और नहीं, वो है, लेकिन हाँ, ये न्यूज़ में आई थी और वो काफ़ी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है वो भी तो और काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों ने उनको एप्रिशिएट भी जी और जी जी। ये कर्ज़ वाली बात भी अभी फ़िलहाल आई कि काफ़ी उन पर कर्ज़ हुआ है। तो वही हाँ बस कि अगर इस टाइप की अगर आपकी इंटेंशन है, सोच है और आपको रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एक ऐसी व्यवस्था मिल
कितना अच्छे से काम कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो माने चलो उसको तो ये अवेलेबल था। अब सोचो कि सोनू सूद तो होता मगर उसके पास पैसा नहीं होता और इतना बड़ा कर्ज भी वो नहीं ले सकता, क्योंकि कर्ज भी उसी को मिलता है ना जिसकी कुछ थोड़ी बैक हो। हुँ, तो तब हुँ। वो तो तिल मिला के रह जाता ना। और कितने सारे लोग जो भावनात्मक लेवल के होंगे और इस तरह से लोगों को परेशान देख रहे होंगे, तो वो तो तिल मिला के रह गए होंगे ना। उन्हें तो कितना बुरा लगा होगा कि वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते, जबकि बहुत बड़ी इच्छा है उनकी हेल्प करने की। तो तो ये सब क्या हाँ, रहता है? तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है, जहाँ पे वो एक्ट कर सकें, जहाँ पे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, दूसरों की खुशी का कारण बन सकें, खुद खुशी हो सकें उससे। तो उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म होना पड़ता है और वो प्लेटफ़ॉर्म व्यवस्था से बनता है। तो अगर उस प्रकार की व्यवस्था हो, जैसा कि मैंने संपूर्ण समाधान व्यवस्था की बात करी है, कि वहाँ आपको आपके हिसाब से एजुकेशन है, आपकी रुचि के हिसाब से। हुँ, जो हुँ। एजुकेशन आप चाहते हैं। फिर उसके बाद में सीधी-सी बात है, जिस एजुकेशन में आप जाएँगे उसी के हिसाब से आप उसके प्रशिक्षण में भी जाएँगे जिसमें आपकी रुचि होगी। तो उसमें आप प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि ये तो उसमें है ही नहीं है कि इससे आपको कम लाभ मिलेगा कि ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सारे ही जो कार्य हैं वो सब वहाँ एक ही मूल्य के सब बराबर है। तो आप फिर अपनी रुचि के काम हाँ, में कोई जाएँगे। मूल्यांकन नहीं है आप। हाँ, ना कि इस हुँ, हिसाब से कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए ट्राई हुँ, करूँ, है ना? कम सैलरी वाली हुँ, जॉब के लिए नहीं नहीं ट्राई करूँ। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप अपनी रुचि के हिसाब से जैसा जीवन आपके अंदर से निकल रहा है, उस हिसाब से आप प्रशिक्षण लेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। आपको आपकी रुचि का काम मिल रहा है तो बेस्ट आप उसमें देंगे अपना, माने बेस्ट क्वालिटी निकल के आएगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ में। उन बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोग जब जब लोगों के पास हो जाएगी तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। आज तो बेस्ट क्वालिटी भी नहीं आ बिल्कुल। रही है, तो लोग एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, और उनको वो काम करने में रुचि नहीं है तो वो उनको भी मजा नहीं आ रहा है, तो करने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है, भोगने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है उतना जितना कि आ सकता है। हुँ, तो अब उसमें वो अपनी इच्छा का काम करेंगे, अपनी इच्छा की एजुकेशन, अपनी इच्छा के भोग, अपनी इच्छा की ज़िंदगी, तो वो जीवन होगा 100%। और वहाँ हर आदमी के लिए, हर तरह के आदमी के लिए वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म होगा कि वो अपनी पूरी अभिव्यक्ति वहाँ दे सके, पूरा भोग कर सके, पूरा खेल खेल सके, पूरा एन्जॉयमेंट कर सके, पूरी एजुकेशन ले सके, सब कुछ पूरा-पूरा वहाँ चले उसके लिए, उसके हिसाब से। हुँ। मतलब वो किसी भी लेवल का हो, फिज़िकल लेवल हो, किसी इमोशनल भी लेवल लेवल का हो, हो। उसको कोई जी, जी। सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कोई ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। वो फ्रीडम के बिल साथ अपना बेस्ट देगा, उसी फ्रेम में रहेगा, उसी बिल्कुल, पर्सनैलिटी में ही रहेगा। कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जस्ट डिस्टॉर्शन। बिकॉज़ पूरा फ्रीडम है, एक्सेस है आपको सर्विसेज़ पे और जी, आपको जी। वहाँ कोई वैल्यूएशन ही नहीं है कि ज़्यादा माथापच्ची लगानी पड़ेगी कि बड़ा ही काम करना है, रिसर्च वर्क ही करना है, फार्मिंग ही करनी है। यू आर फ्री टू एन्जॉय द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। आप जैसे बिल्कुल। व्यक्तित्व हो, व्यवस्था आपको उसी प्रकार की सारी व्यवस्था इस तरह की व्यवस्था का आपने प्रस्तावित की हुई है। जी। जी, जी। जी हाँ, तो संपूर्ण समाधान उसी प्रकार की व्यवस्था है कि आप जैसे हैं और आपको जैसा-जैसा जब-जब चाहिए तो वैसा-वैसा आपको ज्ञान, कर्म, भोग इत्यादि सब वैसा-वैसा आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हुँ, व्यवस्था आपके हिसाब से है। व्यवस्था के हिसाब से आपको होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं बाय बर्थ, वैसी हुँ, व्यवस्था आपको मिलती रहेगी ताउम्र पूरे। हुँ, और यही इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि सभी प्रकार के लोग सभी प्रकार के सुखों को सदा ही प्राप्त करते रहें। यही इसका मूल उद्देश्य है, उसी के लिए ये व्यवस्था है और वही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि सब सदा सुखी ही रहना चाहते हैं, कोई कदाचित कभी भी दुखी नहीं होना चाहता। तो ये हाँ, मोटे-मोटे 4 तरह के लोग हैं। इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करने के लिए जब आप संपूर्ण समाधान किताब पढ़ेंगे, तो उसमें इनका हुँ, मोटा मतलब काफ़ी थोड़ा गहराई से क्लासिफ़िकेशन दे रखा है कि इनकी अभिव्यक्ति किस तरह हुँ, की होती है, इनकी सोच-समझ किस दायरे की होती है, वो सब उसमें जो है उसमें दिया हुआ है। यहाँ तो हुँ, मैंने आपको मोटे-मोटे में बता दिया कि ये इस तरह के डिफरेंस होते हैं, शारीरिक लेवल के उसमें, मानसिक लेवल के उसमें। बेसिकली इनका दायरा रहता है और उसी दायरे के हिसाब से इनका अंतःकरण
उसी तरह का डेवलप रहता है। शारीरिक लेवल का दायरा अपने तक सीमित रहता है, तो उसका अंतःकरण, सोच समझ सब अपने तक रहती है। जो मानसिक लेवल का आदमी है, उसका दायरा परिवार तक रहता है। परिवार, मित्र, सगे संबंधी, बस वहां तक रहता है। जो भावनात्मक स्तर का आदमी है, उसका दायरा सामाजिक तक रहता है, उसके समाज तक रहता है, जहां तक उसे अपना समाज उससे कनेक्टेड रहता है। और चेतनात्मक आदमी का जो दायरा है, वो पूरी समष्टि में रहता है, माने दूसरे पशु पक्षी भी, दूसरे जीवों पर भी, और बाकी सारी चीजों पर भी, क्या कहाँ संतुलन रहना चाहिए, कहाँ कैसा, उनको वो दायरा उनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बस दायरा है, तो दायरे के हिसाब से ही उनके बाकी अंग भी डेवलप रहते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि उसी उसी तरह की उनकी अच्छा। इच्छाएं होती हैं, उसी तरह के उनके कार्य होते हैं, उसी तरह के उनका जीवन होता है, उसी तरह की उनकी अभिव्यक्ति होती है। उसी से उनका पता चलता है कि ये कौन से स्तर के लोग। और ये है सही वाली व्यवस्था में। अगर जैसे अभी कुछ खराब व्यवस्था है, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से हम ये जान नहीं सकते कि कौन आदमी किस स्तर का है, क्योंकि उसको वैसी अभिव्यक्ति करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वैसा कर ही नहीं रहा है, तो मालूम ही नहीं चलेगा कि किस स्तर का आदमी है, या उसे कुछ और अभिव्यक्ति करनी पड़ रही है मजबूरी में, है ना, कोई और गणित लगाना पड़ रहा है, कोई और धोखाधड़ी करनी पड़ रही है। तो अभी सब गड़बड़ सड़बड़ सा है। अभी आप बाहर से देख के श्योरली कह नहीं सकते कि कौन आदमी किस स्तर का है। जब तक उसके साथ आप पर्सनली साल 2 साल या 2 4 6 महीने ना रह ले, तब तक उसका ठीक से आइडिया लगता नहीं कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है, क्योंकि सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो रखा है, व्यवस्था डिस्टॉर्टेड है, उसमें नैतिकता और ये सब चीजें डिस्टॉर्टेड हो रखी हैं। आदमी भी अपना जैसा है वैसा नहीं दिखाता, मजबूरी में उसे कुछ और ही दिखाना पड़ता है। तो इससे सब वो डिस्टॉर्टेड हो रखा है, तो उसकी जो रियल पर्सनालिटी है, वो बाहर निकल के नहीं आती, तो इजीली नहीं मालूम चलता कि ये कौन है। हाँ, कहीं उस व्यक्ति को डर होता है, कुछ चीज़ें खो हाँ। जाने का जो उसके पास है, वो भी उससे दूर ना चली जाए। तमाम तरीके की चीज़ें जिसकी वज़ह से कभी-कभी तो वो खुद पे भी डाउट करता है कि मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। हाँ, मैं ये अभी भी। ऐसा इस व्यक्ति के सोच रहा था, मुझे अभी इस व्यक्ति पे ऐसे क्रोध आ रहा था और ये व्यक्ति जैसे ही सामने आया तो मैंने उसका सम्मान किया, जो कि मैं चाहता नहीं था। तो कभी-कभी हम खुद अपने पे भी डाउट कि और कभी-कभी इस बात को लेके बड़ा इमोशनल भी होते हैं कि मैं तो बहुत अंदर से अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दूसरों के बहुत अच्छा सोचती हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरी आई मीन इस टाइप की जो सोच भी जो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होना शुरू होता है, वो भी इसका ही आउटकम है, ये जो खराब व्यवस्था है क्योंकि हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को जैसे ही सामने रखेंगे, खत्म ही है एक तरीके से। परिवार भी हाँ, हमको निष्कासित करेगा, अगर हम उनसे बिल्कुल। समाज में भी हमें वो जगह नहीं मिलेगी, फिर जी। फिर इंसान ऑप्ट करता है कि वो फेक पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चले किसी तरीके जी से। हाँ, तो इसीलिए हर आदमी अपने आप को 2 पर्सनैलिटी में महसूस करता है। एक वो जो वो है अंदर से, जिसको वो कहता है कि मैं अंदर से बहुत बढ़िया आदमी हूँ। है भी, उसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, अंदर से सब ठीक ही हाँ, है। एक वो जी। पर्सनैलिटी जो वो अभिव्यक्ति देता है बाहर, कभी अच्छी, कभी बुरी। वो कहता है ये क्या? ये तो मैं नहीं हूँ। और वास्तव में ये वो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वो हो रखा है, क्योंकि व्यवस्था ने वैसा होने के लिए उसको मजबूर कर रखा है, डिस्टॉर्टेड कर रखा है। अगर उसको सरवाइव करना है तो वैसा उसको होना पड़ेगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है मनुष्य की आज की व्यवस्था में, या आज तक की व्यवस्थाओं में। हुँ, तो अंदर से तो सब बढ़िया ही है, कोई आदमी खराब नहीं है, लेकिन बाहर वो अपने आप को देखता रहे, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या मैं था, क्या मैं ऐसा चाहता था, ये मेरी इच्छा कैसे पैदा हो गई, दूसरे से शत्रुता की भावना मुझे कैसे होने लगी। इसका फिर वो गिल्ट भी करता है कई बार। हुँ, लेकिन लेकिन भाई बाहर करोगे ही, कोई आपको नुकसान होगा जिसके द्वारा, तो वो उसे शत्रु रूप में देखोगे ही, स्वाभाविक है। हुँ। मतलब यही है कि जैसे कहा जाता था कि आपको अपने अंदर की अवस्था ठीक करनी होगी तो बाहर आपको ठीक-ठीक लगेगा, पर हम्म। है उल्टा ही। संपूर्ण समाधान को जैसे मेरा खुद का अनुभव है, मैंने इसको जाना है जैसे आपके जब ये ऑनलाइन शिविर होते थे तो आप कहते थे, मानव मूल में बुरा नहीं। तो मुझे लगता था नहीं भाई करता है बुराई यहाँ मारा-मारी करता है, चोरी और चीटिंग करता है। मेरे साथ हुआ है
और फिर आप कहते थे कि व्यवस्था जिम्मेदार है इसके लिए, व्यवस्था मानव के हिसाब से बननी चाहिए। मैं सोचती थी भाई मानव कुछ भी मांग सकता है कभी भी, कुछ भी कर सकता है, और इतने टाइप की पर्सनालिटीज हैं, किस-किस के हिसाब से व्यवस्था बनेगी? पर अब धीरे-धीरे जब ये क्लासिफिकेशन जो आज आपने बताया, इन सब बातों को तो संपूर्ण समाधान में ही मैंने पढ़ लिया है, हम सब यूएलएम की सारी टीम ने उसको समझा है, जाना है। इसीलिए हम लोग जी, का ये प्रयास इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे कोई बुरे कर्म या हम बुरे हैं, इस वजह से हम ऐसा बिहेव नहीं करते। हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता है, ये जो व्यवस्था के कारण, इसकी वजह से हम ऐसे भी हमारे साथ इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर ठीक हो जाए, तो अंदर का अपने आप सदा। और प्रेम जी पहले मैं ऐसा सोचती थी कि अंदर ये मन अशांत है, मुझे अंदर शांत ध्यान करना है, पूजा-पाठ करनी है, तभी मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि बाहर की परिस्थिति का ही असर हमारे अंदर, बाहर सब कुछ ठीक-ठीक है, बाहर सब कुछ हमारे हिसाब से होता है तो हम मन बड़ा खुश रहता है, अच्छा-सा लगता है और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचने की इच्छा करती है। दूसरे के लिए भी प्यार आता है, दूसरे के लिए और सब कुछ मतलब और बढ़-चढ़ कर करने की इच्छा होती है। लेकिन जब परिस्थिति ही नहीं हमें अलाउ कर रही है, सिस्टम ही हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उन सब सुखों को भोगें, जैसा आपने बताया ज्ञान, कर्म, भोग, तमाम प्रकार के सुख होते हैं। कुछ एक मिल रहा है, कुछ एक की छीना-झपटी चल रही है, कुछ एक दूसरे को मिल रहा है उसकी जेलसी, इतना कौन मतलब एक व्यक्ति पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है और फिर जी वो हाँ, रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जी हाँ, भूत-प्रेत, बीमारियाँ, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, वो शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो और ऐसे में इस संपूर्ण समाधान इतना एक रिलीफ लेकर आया है औ और इसका लिंक तो इसमें हम डाल ही देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसको फ्री में डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। इसकी जी, ऑडियो बुक और इसको समझिए, जाँचिए, परखिए, ये व्यवस्था आनी चाहिए। इस विषय पे हम लोग जो है बातचीत भी कर सकते हैं। एवरी अल्टरनेट डेज़ जो है हमारा डिस्कशन होता है ओपन मंच में फ्री, कोई टाइम लिमिट नहीं, किसी भी टॉपिक को रख कर, क्योंकि इंटेंशन यही है कि ये व्यवस्था है, ये प्रपोज़ल है, कोई यूटोपियन नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको आपने रख दिया है, अब ये लोगों तक पहुँचेंगे और लोग ही इसको डिसाइड करेंगे कि भई ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए तो उनके पास कारण होंगे, उस कारण पे हम डिस्कशन करते ही हैं। जी हाँ, जी। और कोई भी वक्ता के रूप में आना चाहे, प्रेम जी से बात करना चाहे, यूएलएम की टीम के साथ डिस्कशन करना चाहे, तो सभी का स्वागत भी है। जी, प्रेम जी, आप कुछ जी कह हाँ, रहे थे? जी हाँ, और एक बात मुझे याद आई, जैसे कभी-कभी लोग बोलते हैं ना कि जब हम कोई बुरा काम करने जा रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, आत्मा की आवाज़ कि भई ये ना करो, गलत काम है। तो कोई हाँ, कहता हाँ। है कि ये परमात्मा की आवाज़ है, कोई कहता है कि आत्मा की आवाज़। एक्चुअली वो आपका जो मूल स्वभाव है, जो आपकी मूल पर्सनैलिटी है, वो वहाँ से आता है, क्योंकि अनकॉन्शियस में वो तो था ही बाय बर्थ। तो जी, अब बाहर से जो आपने उस अनकॉन्शियस को जितना डिस्टॉर्टेड कर लिया है, व्यवस्था के खराब व्यवस्था की वजह से, वो जो आपका मूल स्वभाव था, वो जितना डिस्टॉर्टेड हो गया है, तो वहाँ 2 तरह की पर्सनैलिटी जैसी हो गई है। तो एक तो कहता है हुँ, कि नहीं भाई, इसको तो मारो, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगा या तुम्हारे बच्चों को मार डालेगा, है ना? तो वो कहता है, और वो कहता है अंदर से, नहीं यार, किसी को मारना ठीक नहीं है। माने वो ऐसी बिल्कुल। स्थिति में फँस जाता है कि अगर उसको मारे तो समस्या है और नहीं मारे तो समस्या है। माने द्वंद में फँस जाता है, तो इससे द्वंद पैदा होता है हमारे अंदर। नहीं तो अगर एक ही तरह की पर्सनैलिटी हो जो मूल पर्सनैलिटी है, तो द्वंद हो ही ना, जैसी आ रही है वैसा जीवन और वैसी व्यवस्था बाहर। तो जैसी आ रही है वैसा आदमी जिएगा, तो कोई द्वंद ही नहीं होगा कभी अंदर। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि यार इसको करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। ये ऐसा जो होता है, ये किस वजह से होता है? वो 2 पर्सनैलिटी की वजह से होता है। एक पर्सनैलिटी बोलती है नहीं ये ठीक है, दूसरी बोलती है नहीं, नहीं ये ठीक है। नहीं, नहीं ये ठीक है, नहीं, नहीं ये ठीक है। अच्छा, उस डिसीज़न मेकिंग में भी बहुत चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर नैतिकता का परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप छोड़ भी हाँ, सकते हो, हाँ, और हाँ, नैतिकता छोड़ भी सकते का हो। हाँ, परसेंटेज कम बिल्कुल। है, आप खुद के लिए सोच रहे हो, तो आप उसको मार देते हो या मतलब कुछ भी गड़बड़ करते हो, हाँ, यस, मतलब यस। अपराध आपसे हो, हाँ। और हाँ, और यस, कई यस। केसेस ऐसे भी देखने में आए प्रेम जी कि अपराध होने के बाद अपराधी जो है रोता है, शोर मचाता है। मैंने कई हाँ, छोटे-छोटे बिल्कुल। वीडियोज़ देखी कि मैं ऐसा
चाहता ही नहीं था करना, मुझसे ये कैसे हो गया, कोई बुरी आत्मा का प्रभाव मुझ पर पड़ गया, कोई जिन्नात, कोई प्रेत ऐसा घुस गया, और उसके बाद कोई मुझे याद भी नहीं शैतान रहा कि मैंने वो किया। शैतान ने हाँ, करवा लिया। हाँ, और वो व्यक्ति क्लेम भी करता है कि मुझे याद भी नहीं कि ये दुर्घटना, ये मर्डर मैंने कैसे किया। मैं तो इस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट, इस लेवल का डिस्टॉर्शन है। जी हाँ, जी। तो 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 ये समझ सकते हो कि आदमी के अंदर के डिस्टॉर्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? ये व्यवस्था जिम्मेवार है रूट में, और कोई आदमी इसके लिए, ना कोई आदमी जिम्मेवार है, ना कोई और कोई चीजें जिम्मेवार हैं। केवल वो ऐसी व्यवस्था जो हमने अडॉप्ट कर रखी है, कि जो इस तरह की स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, कि जो हमारे मूल स्वभाव से मैच नहीं करती है। मैच नहीं करती। जो हाँ, जो हमारी मूल जिंदगी है, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनती वो, कि जैसे हम हैं वैसे हम जी सके, वैसे अभिव्यक्त हो सके, वैसे व्यवहारित हो सके। हम्म। तो ऐसी प्रेम व्यवस्था की जरूरत है। प्रेम वाला एक्सप्रेशन भी व्यवहारित होने में इंसान को डर, मतलब घबराता है, बिल्कुल। कहीं कोई उसको कहीं कोई ये ना समझ ले कि इसको मुझसे कुछ चाहिए, अरे ये मुझसे ज्यादा प्रेम व्यक्त कर रहा है इसको। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तो रियल प्रेम, रियल पर्सन, एवरीथिंग विल बी सो बिल्कुल। जेन्यून एंड रियल, क्योंकि उसको सीधा सब कुछ मिल ही रहा है, उसके लिए उसको किसी की जी जी। बटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का सम्मान करने पे वो चीज नहीं मिल रही। तो जब चीज सीधे सीधे मिल रही है तो इंसान हाथ पैर ज्यादा चलाएगा ही नहीं। एक मतलब एक लॉजिक सी, कॉमन सेंस की बात है, जो हम सभी लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, कि अच्छे से, आराम से, प्यार से, बिना छीना झपटी की चीजें मिल जाती तो इतना दिमाग में हम प्रेशर नहीं डालते कि अब तरकीब लगाएं कि उसको कैसे प्राप्त की जाए। जी तो जी। ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था में आपने ऐसी व्यवस्था की, सभी को जो चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो कर्म हो, और सामाजिक जी। संरचना भी जो हमने उस पर डिस्कशन किया है काफी, कि रिलेशनशिप के मामले में भी सब कुछ फ्री रहेगा, ओपन रहेगा, कोई उसमें कैपिंग नहीं, किसी भी तरीके की नैतिकता की हो या जी। रिचुअल्स की हो, कोई कैपिंग नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि रिलेशनशिप वाले संबंध भी तो इंसान को चाहिए, खाना हो गया, बिल्कुल। एजुकेशन है ना, वो भी तो चाहिए, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर लोग, प्रेम जी ये क्वेश्चन जरूर रखते हैं, मैंने भी आपसे कि ये अमीर लोग क्यों सुसाइड करते हैं, इनके पास तो सब कुछ होता है, और उसके पास तो मतलब एजुकेशन भी थी, पढ़ा लिखा था, अच्छी फैमिली से था, फिर ड्रग्स लेना क्यों शुरू कर। फिर जब आपने सामाजिक संरचनाओं को एक्सप्लेन किया, तब उसको रिलेट कर पाए कि एक तो उसको एक ही सुख से नहीं आप संतुष्ट कर सकते, उसको सब तरह के वो तो मिल ही नहीं रहे हैं, उसके बाद निरंतर चाहिए, लगातार बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। अब लगातार की तो सोच ही नहीं पा रहा है, उस लगातार के चक्कर में ही इनसिक्योरिटीज आती हैं कि भाई आज धन है, कल नहीं रहा तो क्या होगा। बिल्कुल, हर पर्सनैलिटी अपने आप में पूर्ण होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती किसी भी जी। तरह की। जी हाँ। हम्म। तो ठीक है प्रेम जी, आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम कुछ किसी और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जी जी थैंक जी। यू, थैंक यू प्रेम जी।